आवाज नहीं आ रही थी, अब आ गई होगी। हाँ, माइक बंद था, मैं ऑन करना भूल गया था। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए मॉडल पेपर संख्या है 1। 40 प्रश्न हमने कल कर लिए थे। 41वां प्रश्न आज है। प्रिय प्रवास में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रिय प्रवास में प्रयुक्त छंद हैं द्रुत विलंबित, मालिनी, शिखरिणी, बसंतिल्का, वंशस्थ, शार्दुल विक्रीडित और मंदाक्रांता। प्रिय प्रवास में केवल कितनी तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है? 7 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। और वो 7 छंद कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है, लिखवा रखा है। आपको पढ़ाते समय ये सब लिखवा रखा है। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जयशंकर प्रसाद की किस रचना की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से हैं, यह है आपको बताना है। महाराणा का महतो, प्रेम पथिक, कामायनी या फिर आंसू? किस रचना की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक कब है? 1914 ईस्वी में। महाराणा का महतो भी कब है? 1914 ईस्वी में है। और कामायनी तो 1935 में है ही। कामायनी कब? 1935 ईस्वी। आंसू, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, कब है? 1925 ईस्वी। सही उत्तर यहाँ क्या होगा? प्रेम पथिक। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। निराला का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा। निराला का प्रिय अलंकार कौन सा है? निराला का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा। कौन सा है, यह आपको बताना है। निराला का प्रिय अलंकार कौन सा है? निराला का प्रिय अलंकार है उपमा। निराला का सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा है। निराला का सर्वाधिक प्रिय अलंकार उपमा। निम्नलिखित में से किस रचना के नायक को टेल एवं टेलीपुत्र कहा गया है? वसंत विलास, राहुलवेल, संदेश रासक, ढोला मारूरा, दूहा। किस रचना के नायक को टेल एवं टेलीपुत्र कहा गया है? टेली में यह प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? टेल बना। निम्नलिखित में से किस रचना के नायक को टेल एवं टेलीपुत्र कहा गया है? वसंत विलास, राहुलवेल, संदेश रासक, ढोला मारूरा, दोहा। कौन सी रचना के नायक को कहा गया है? यहाँ सही उत्तर होगा राहुलवेल। राहुलवेल 10वीं शताब्दी की रचना, रोडा कवि, शिलालेख कृति, चंपू परंपरा की हिंदी में पहली रचना, नक्शिक परंपरा की पहली रचना, और जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी शासक के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का चित्रण। पहली नायिका महाराष्ट्रियन, 7 नायिकाएं अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, तो 7 भाषाओं का प्रयोग, उनमें राजस्थानी मुख्य। तो उस रचना के नायक को, राहुलवेल के नायक को क्या कहा गया है? टेल या फिर टेलीपुत्र कहा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? महावीर रास, अभय तिलक, शांतिनाथ देवरास, लक्ष्मी तिलक, वारव्रत रास, विनय चंद सूरी, पेथड़ रास, सोममूर्ति। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सी रचना ऐसी है जिसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। बताइए, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यहाँ सही उत्तर होगा डी, पेथड़ रास सोममूर्ति की रचना नहीं है। पेथड़ रास की अगर हम बात करते हैं, मांडलिक की रचना है। किसकी है? मांडलिक की रचना किसकी है? मांडलिक की रचना है। खैर, सोममूर्ति भी कवि हुए हैं, इनकी रचना है जिनेश्वर सूरी विवाह वर्णन रास। सोममूर्ति की रचना कौन सी है? सोममूर्ति की रचना है जिनेश्वर जिनेश्वर सूरी विवाह वर्णन रास। विवाह वर्णन रास, इनकी रचना कौन सी है? सोममूर्ति की रचना यह है। महावीर रास की अगर हम बात करते हैं, तो महावीर रास कब है? 1250 ईस्वी में है।
महावीर रास कब है? 1250 में। शांतिनाथ देव रास जो है वो 1255 ईस्वी में है। वारव्रत रास विनय चंद्र सूरी की रचना है 1281 ईस्वी में। कब है? 1281 ईस्वी में। पेथड़ रास जो है वो कब है? 1303 ईस्वी में है। 1303 ईस्वी में है। मांडलिक की रचना है। कब है? 1303 ईस्वी में है। ये 1303 ईस्वी में है। महावीर रास 1250 में अभय तिलक की रचना है। शांतिनाथ देव रास लक्ष्मी तिलक की रचना है 1255 में। वारव्रत रास विनय चंद्र सूरी की रचना है 1281 में। पेथड़ रास 1303 में मांडलिक की रचना है। सोममूर्ति की रचना है जिनेश्वर सूरी विवाह वर्णन रास। अगला प्रश्न है, रामानंद के पदों का संकलन रामानंद की हिंदी रचनाएं नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष प्रकाशित हुआ? रामानंद के पदों का संकलन रामानंद की हिंदी रचनाएं नाम से नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित हुआ, यह आपको बताना है। किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यहाँ सही उत्तर होगा 1955 ईस्वी। किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किसने रामचंद्रिका को विशाल रीति ग्रंथ कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने रामचंद्रिका को विशाल रीति ग्रंथ कहा है? किसने रामचंद्रिका को विशाल रीति ग्रंथ कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है रामचंद्रिका को विशाल रीति ग्रंथ? किसने कहा है, यह आपको बताना है। यहाँ सही उत्तर होगा मोहन अवस्थी ने। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। रामचंद्रिका को विशाल रीति ग्रंथ किसने कहा? मोहन अवस्थी ने कहा। नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पालने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पैंग भरने को छोड़ दिया है। कथन किसका है? नामवर सिंह जी, निराला, पंत, लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पालने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पैंग भरने को छोड़ दिया है। कथन किसका है? यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। कथन किनका है? सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, संचेतना पत्रिका के विचार कविता विशेषांक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित थी? 30, 36, 42, 48। संचेतना कविता के विचार कविता विशेषांक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित थी, यह आपको बताना है। यहाँ सही उत्तर होगा 36। अच्छा, इसका जो प्रकाशन था वो कब हुआ? प्रकाशन वर्ष है 1973। प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। आप अगर चाहें तो मैं तो पूरे 36 के नाम भी लिखवा सकता हूँ। 5 शीर्षकों में 36 कवियों की कविताएं संकलित थी। 5 शीर्षकों में 36 कवियों की कविताएं संकलित थी, इतना याद रख लो। चलो, कविताएं संकलित थी। 5 शीर्षकों में कितने कवियों की कविताएं संकलित थी? 36 कवियों की कविताएं संकलित थी। लिखा दीजिए सर। अरे बहुत टाइम लग जाएगा। लिखवाऊं क्या? चलो, आपकी इच्छा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है फिर जब आप कह रहे हैं तो। विचार कविता विशेषांक, विशेषांक जो है वो कब था? 1973 ईस्वी में था। विचार कविता विशेषांक कब था? 1973 ईस्वी में था। और 5 शीर्षकों में कितने कवियों की कविताएं संकलित थी अगर इसकी हम बात करें तो 36 की थी। पहला जो शीर्षक था वो कौन सा था? वो था संघर्ष की नियति। पहला शीर्षक कौन सा था? संघर्ष की नियति। पहला शीर्षक था संघर्ष की नियति।
और इसमें जो कवि थे चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी। कौन? लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी। ये नॉलेज के लिए लिख लो, कभी काम आ ही जाए तो आपके। लीलाधर जगूड़ी और नरेंद्र मोहन बलदेव वंशी, नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन के अलावा कौन? बलदेव वंशी, बलदेव वंशी। और भाई आपके नीलम सिंह ज्ञानेंद्रपति, नीलम सिंह। और कौन? ज्ञानेंद्रपति, नीलम सिंह, ज्ञानेंद्रपति। इसके अलावा यहाँ थे गोविंद उपाध्याय। कौन थे? गोविंद उपाध्याय, गोविंद उपाध्याय। इस शीर्षक में तो इनकी थी। दूसरा था कल की लड़ाई के लिए। दूसरा जो शीर्षक था वो क्या था? कल की लड़ाई के लिए, कल की लड़ाई के लिए। शीर्षकों का क्रम तो कभी न कभी पूछा ही जा सकता है। कल की लड़ाई के लिए राजीव सक्सेना, एक तो कौन थे यहाँ पर? राजीव सक्सेना थे, राजीव सक्सेना। एक थे वेणुगोपाल। कौन थे? वेणुगोपाल। राजीव सक्सेना थे, वेणुगोपाल थे, राजकुमार कुंभज थे, राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज थे। इसके अलावा कुलभूषण, कुलभूषण थे। कुलभूषण जी के अलावा अगर हम देखें विजेंद्र रमेश कुंतल मेघ, विजेंद्र रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ। और श्रीहर्ष, कौन थे? श्रीहर्ष। ये इस शीर्षक के अंतर्गत थे। कल की लड़ाई के लिए राजीव सक्सेना, वेणुगोपाल, राजकुमार कुंभज, कुलभूषण, विजेंद्र रमेश कुंतल मेघ और कौन थे? श्रीहर्ष। तीसरा जो शीर्षक था वर्तमान से संवाद करते हुए। तीसरा शीर्षक कौन सा था? वर्तमान से संवाद करते हुए, वर्तमान से संवाद करते हुए। तीसरा शीर्षक कौन सा था यहाँ पर? तीसरा शीर्षक था वर्तमान से संवाद करते हुए। यहाँ अगर हम देखें एक तो रामदरस मिश्र मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन थे? रामदरस मिश्र जी थे एक तो, रामदरस मिश्र। और कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह थे। कौन थे? कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह जी थे। और अगर हम देखें विनय कन्हैयालाल नंदन, विनय कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल नंदन जी थे। और कार्तिक नाथ गौरीनाथ, एक कौन थे? कार्तिक नाथ। एक कौन है? गौरीनाथ हैं। कौन है? गौरीनाथ। इनके अलावा जो थे वेद नंदन, वेद नंदन। इनका पूरा नाम था गौरीनाथ ठाकुर, वेद नंदन थे। और हरिप्रकाश त्यागी। कौन थे? हरिप्रकाश त्यागी, हरिप्रकाश त्यागी। इनकी कविताएं इस शीर्षक के अंतर्गत थी, वर्तमान से संवाद करते हुए। चौथा जो शीर्षक था वो था विद्रोह की विडंबना। चौथा शीर्षक कौन सा था? विद्रोह की विडंबना था। अब इतने लिख लिए तो अब छोड़ो मत, लिख ही लो। विद्रोह की विडंबना। विद्रोह की विडंबना में ऋतुराज, हरदयाल, एक तो ऋतुराज, एक कौन थे? हरदयाल। ऋतुराज थे, हरदयाल थे, हरिशंकर अग्रवाल हैं, हरिशंकर अग्रवाल, हरिशंकर अग्रवाल थे। और अगर हम देखें श्याम विमल, रमेश दिविक, श्याम विमल, श्याम विमल। कौन थे? श्याम विमल, श्याम विमल थे। श्याम विमल के अलावा जो थे वो कौन थे? रमेश दिविक थे, रमेश दिविक, रमेश
तिविक, रमेश तिविक जी के अलावा पवन माथुर, माथुर पवन माथुर जी थे, और सुरेश ऋतुपर्ण, सुरेश ऋतुपर्ण सुरेश ऋतुपर्ण जी थे, और एक सुधा गुप्ता। कौन? सुधा गुप्ता। इनकी कविताएं इस शीर्षक के अंतर्गत थी, विद्रोह की विडंबना। अब एक बचा लास्ट, उसको क्यों छोड़ते हो, उसको भी लिख डालो। नंबर जो 5 है, विसंगत परिवेश में। पांचवा शीर्षक कौन सा था? विसंगत परिवेश में। विसंगत परिवेश में था पांचवा जो शीर्षक था, विसंगत परिवेश में। विसंगत परिवेश में एक तो रमेश गौड़ हैं। कौन है? रमेश गौड़। रमेश गौड़ थे यहाँ पर। रामावतार चेतन। कौन थे? रामावतार चेतन। रामावतार चेतन जी के अलावा महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप जी थे। महेंद्र प्रताप जी, केवल गोस्वामी, केवल गोस्वामी, केवल गोस्वामी, और अचला शर्मा, मंजुल उपाध्याय, अचला शर्मा, मंजुल उपाध्याय, मंजुल उपाध्याय, मंजुल उपाध्याय, और एक लक्ष्मीकांत सरस, लक्ष्मीकांत सरस। ये 5 अध्याय थे। इन 5 अध्यायों के अंतर्गत ये कवि थे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न ये था, संचेतना पत्रिका के विचार कविता विशेषांक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित थी? तो 36 कवियों की थी। प्रकाशन वर्ष है 1973। 5 शीर्षकों में 36 कवियों की, 36 कविताएं नहीं, 36 कवियों की कविताएं संकलित। 36 कवियों की कविताएं संकलित थी। 36 कवियों की कविताएं संकलित थी इसमें। संचेतना पत्रिका के विचार कविता विशेषांक में कितने कवियों की कविताएं संकलित थी? 5 शीर्षकों में 36 कवियों की कविताएं संकलित थी। ये कौन कौन थे, ये सब आपके सामने आ गए हैं, ये हमने लिख लिया है। रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित रामचरित चिंतामणि में कितने सर्ग हैं? रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित रामचरित चिंतामणि जो है, उसमें कितने सर्ग हैं, यह आपको बताना है। इसका जो रचनाकाल है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकाल 1920 है। रचनाकाल लिख लो, क्या है? 1920 ईस्वी है। इसमें कितने सर्ग हैं? 25। कितने सर्ग हैं यहाँ पर? 25 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 51, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाराणा का महतो की विधा है मुक्तक, प्रगीत, दीर्घ कविता, खंड काव्य। महाराणा का महतो है कब? 1914 ईस्वी। महाराणा का महतो कब है? 1914 ईस्वी में है। अब इसकी विधा कौन सी है? मुक्तक, प्रगीत, दीर्घ कविता या खंड काव्य, क्या है? देखता हूं मैं किस किस का क्या उत्तर आता है, बताइए। विधा क्या है? मोस्टली का गलत है, खंड काव्य है ये। महाराणा का महतो जो है, इसकी विधा क्या है? खंड काव्य है। मुक्तक, प्रगीत, दीर्घ कविता नहीं है, क्या है? खंड काव्य है। जिनका उत्तर डी था बिल्कुल सही है। पंत द्वारा रचित कला और बूढ़ा चांद में कुल कितनी कविताएं संकलित है? कला और बूढ़ा चांद कब है? 1959 ईस्वी में है। ये तो प्रकाशन वर्ष हुआ है ना, प्रकाशन वर्ष है। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला क्या? 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना के लिए मिला। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना के लिए मिला इनको। अब बताइए कि इसमें कविताएं कितनी संकलित? 85 नहीं है, 80 कविताएं संकलित। कला और बूढ़ा चांद में कुल कितनी कविताएं संकलित हैं? 80 कविताएं संकलित हैं। 80 कविताएं हैं। कला और बूढ़ा चांद में कुल कितनी कविताएं संकलित है? 80 कविताएं संकलित हैं। निराला द्वारा रचित अणिमा में निम्नलिखित में से किस तरह की कविता नहीं है? भक्ति प्रधान, विषाद मूलक, विचार परक, अनास्था मूलक, किस तरह की कविताएं नहीं हैं अणिमा में? तो अणिमा
का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1943 ईस्वी। तो निराला द्वारा रचित अणिमा में निम्नलिखित में से किस तरह की कविताएं नहीं हैं? भक्ति प्रधान, विषाद मूलक, विचार परक या फिर अनास्था मूलक? कौन सी नहीं है? अनास्था मूलक नहीं है, अनास्था मूलक नहीं है। भक्ति प्रधान है, विषाद मूलक है, विचार परक है, अनास्था परक नहीं है। वर्षांत के बादल किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। बताइए किसकी रचना है? वर्षांत के बादल जो है वो है कब? 1954 ईस्वी में है। 1954 ईस्वी। किसकी रचना है? ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल। किनकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। जनता की रोके राह है, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इस रचना की पंक्तियां हैं? हुंकार, नीलकुसुम, नए सुभाषित या फिर दिल्ली? किस रचना की पंक्तियां हैं यह आपको बताना है। किस रचना की पंक्तियां हैं? सभी दिनकर जी की ही हैं कि हुंकार गलत है सबका, नील कुसुम की? एक तो देखिए दिनकर जी की हैं, ये सभी दिनकर की रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? दिनकर की रचनाएं हैं। हुंकार की अगर हम बात करते हैं तो कब है? 1939 ईस्वी में है। नील कुसुम कब है? 1954 ईस्वी में है। नई सुभाषित कब है? 1957 ईस्वी में है। दिल्ली बड़ी चर्चित और कब है? 1954 ईस्वी में। दिल्ली कब है? 1954 ईस्वी में है। तो किसकी पंक्तियां हैं ये? नील कुसुम की हैं। प्रगतिवादी कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है। प्रगतिवादी कवियों का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से कौन सा है? परमौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन औषधि, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि है। परम धन औषध हो तो परमौषध कर दीजिए, परम धन औषध। ओंकार की नहीं थी, वो नील कुसुम की ही थी। यहाँ सही क्रम क्या है यह आपको बताना है। भाई नागार्जुन कब से कब तक है? सी सही है बिल्कुल। 1911 से 1998 ईस्वी है। केदारनाथ अग्रवाल की बात अगर हम करते हैं तो 1911 से 2000 ईस्वी है। 1911 से 2000 ईस्वी है। रामविलास शर्मा की बात करते हैं 1912 से 2000 ईस्वी है। त्रिलोचन की अगर हम बात करते हैं तो 1917 से और 2007 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। नागार्जुन 1911 से 1998 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी। प्रश्न संख्या 57। केदारनाथ अग्रवाल की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1962, कहे केदार खरी खरी 1983, अनहारी हरियाली 1990। कौन सी रचना? संप्रेषण सिद्धांत करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे संप्रेषण सिद्धांत। केदारनाथ अग्रवाल की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है यह आपको बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1962 में थोड़ी है, 1965 ईस्वी में है। कब है? 1965 ईस्वी में है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कब है? 1965 ईस्वी में है। अगला प्रश्न है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात कितने खंडों में रचित है? 3, 4, 5, 6। कितने खंडों में रचित है? ये जो रचना है मिट्टी की बारात, ये है कब? 1972 ईस्वी है। कितने खंडों में रचित है ये? आय प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है क्या? मेरा आय प्रमाण पत्र 2 साल पहले का है, नया बना के लगवा दो तो क्या दिक्कत है उसमें? 5 में। कितने में है? 5 में। प्रश्न संख्या 59।
महादेव वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में संकलित संस्मरणों का सही अनुक्रम है। मेरा परिवार में संकलित संस्मरणों का सही अनुक्रम क्या है? ये मेरा परिवार है कब? 1972 ईस्वी में। कब है? 1972 ईस्वी में है। सही क्रम कौन सा होगा इनमें से, यह आपको बताना है। सही क्रम क्या है? सही क्रम कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। सही उत्तर अभी तक आया नहीं। बी है सही उत्तर। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख। देखो, आप ऐसे याद रखना। नंबर 1 नीलकंठ। नीलकंठ है मोर। नीलकंठ क्या है? मोर है। फिर नंबर 2 गिल्लू। नंबर 2 क्या है? गिल्लू। गिल्लू क्या है? गिलहरी है। गिल्लू क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, गिलहरी है। नंबर 3 जो है वो है सोना। नंबर 3 कौन सा है? सोना। सोना है हरिणी। सोना क्या है? हरिणी है। सोना हरिणी है। नंबर 4 दुर्मुख है, खरगोश है। दुर्मुख। और दुर्मुख जो है वो क्या है? दुर्मुख है खरगोश। दुर्मुख क्या है? खरगोश है। नंबर 5 है गोरा, गाय का बड़ा मार्मिक चित्र खींचा है। नंबर 5 कौन सा है? गोरा। और गोरा जो है वो क्या है? गाय है। गोरा क्या है? गाय। फिर नीलू। नंबर 6 है नीलू। नंबर 6 क्या है? नीलू। नीलू क्या है? कुत्ता है। नीलू क्या है? कुत्ता। और नंबर 7 है निक्की, रोजी और रानी। बस 7 ही तो हैं। नंबर 7 निक्की, रोजी और रानी। नंबर 7 कौन सा है? निक्की, रोजी और रानी है। अब देखिए, निक्की है नेवला। निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। यहाँ लिख देता हूँ। निक्की क्या है? नेवला है। रोजी क्या है? कुतिया। रोजी, रोजी है कुतिया। रोजी क्या है? कुतिया। और रानी है घोड़ी। रानी क्या है? घोड़ी। रानी घोड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। निक्की, नेवला, रोजी, कुतिया, रानी। रानी तो क्या है? घोड़ी है। रानी तो क्या है? घोड़ी है। रानी क्या है? घोड़ी। रोजी कुतिया है। रोजी कुतिया है। और निक्की क्या है? नेवला है। निक्की नेवला है। सही क्रम क्या होगा? नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गोरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी। अब कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने संस्मरण हैं? 7। और कितने पशुओं का वर्णन है? अब देखिए, कितने का है ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 6 और 3 9। 9 का वर्णन है। 9 का तो क्या है? वर्णन। अगर कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है कितने पशुओं का वर्णन किया है? 9 का। कितने प्राणियों का है ये मान लो। नीलकंठ 1, गिल्लू 2, सोना 3, दुर्मुख 4, गोरा 5, नीलू 6। गिल्लू अलग, नीलू अलग। 6, निक्की 7, रोजी 8, रानी 9। तो 9 का वर्णन है और 7 संस्मरण है। 7 तो हैं संस्मरण। और वर्णन कितने का है? 9 का है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रांगे राघव द्वारा रचित अजय खंडहर के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। अजय खंडहर रचना कब है पहले तो ये देखें। 1944 ईस्वी में है। 1944 ईस्वी। स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण है। स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण। युद्ध स्थलों का चित्रण है। स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण। और इसके जो खंड हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। झंकार, ललकार, हुंकार। झंकार, ललकार,
झंकार, ललकार और हुंकार। कितने हैं? 3। हुंकार, ये 3 हैं। तुरांगे राघव द्वारा रचित अजय खंडहर के कितने भाग हैं? 3 हैं। स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण, और ये 3 भाग हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, आगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न मैंने पहले भी दिया था, तो ये सबका सही होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल। तीसरे में जो है वो बच्चन सिंह जी का कथन नहीं है। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन। किनका कथन है ये? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रश्न संख्या 62। किसने शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा है? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र तिवारी ने, नामवर सिंह जी ने, प्रकाश चंद्र गुप्त ने। किसने कहा है? किसने शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा है? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र तिवारी ने, नामवर सिंह जी ने, या प्रकाश चंद्र गुप्त ने? किसने कहा है शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य? किसने कहा इनमें से? सही उत्तर होगा रामचंद्र तिवारी ने। किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी ने कहा है। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, हरि करुणा प्रभामयी। किसमें है? नदी के द्वीप उनकी बड़ी चर्चित है कविता, और प्रतीकात्मक कविता है। द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, नदी समाज का प्रतीक है। किसमें है? नहीं भाई, इत्यलम में नहीं है, हरी घास पर क्षण भर में है। इत्यलम कब है? इत्यलम है 1946 ईस्वी में। ये जो हरी घास पर क्षण भर है, ये कब है? ये 1949 ईस्वी में है। इंद्रधनु रोंदे हुए थे 1957 ईस्वी में है। हरिओ करुणा प्रभामय कब है? 1959 ईस्वी में। कब है? 1959 ईस्वी में। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा? हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, और कब है? 1949 ईस्वी में। कर्ण के जीवन पर आधारित सूर्यपुत्र प्रबंधात्मक काव्य के रचयिता कौन है? अच्छा देखिए, एक बात और भी है। कर्ण पर तो इन चारों ने ही काव्य की रचना की है। मोहन अवस्थी ने भी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी की, जगदीश चतुर्वेदी ने भी की, रामधारी सिंह दिनकर ने भी की। तो बताओ, देखें पहले आप बताओ कि सही उत्तर क्या होगा। कर्ण के जीवन पर आधारित सूर्यपुत्र प्रबंधात्मक काव्य के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ये बता रहे हैं गलत है, जगदीश चतुर्वेदी हैं। कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। और ये जो सूर्यपुत्र है ये कब है? 1975 ईस्वी में। कब है? 1975 ईस्वी में है। और रचनाकार कौन है? जगदीश चतुर्वेदी हैं। इन्होंने भी लिखा है, मोहन अवस्थी ने लिखा, मोहन अवस्थी ने जो है अभिशप्त महारथी लिखा है। क्या लिखा है? अभिशप्त महारथी। इन्होंने लिखा है कौन सा? अभिशप्त महारथी लिखा है 1976 में। 1976 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी लिखा है। इन्होंने जो लिखा, वीरगति लिखा है 1976 में। वीरगति। वीरगति कब? 1976 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है रश्मि रथी 1952 में। रश्मि रथी। रश्मि रथी कब लिखा? 1952 ईस्वी में लिखा। चारों ने जो है वो कर्ण के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक काव्य लिखे हैं। चारों ने लिखे। प्रश्न संख्या 65। युद्ध 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 इस कविता आंदोलन से संबंधित काव्य संग्रह है? युत्सावादी, सहज कविता, विचार कविता, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बताइए किससे संबंधित है? युत्सावादी कविता से संबंधित है। वैसे ही नाम से ही पहचान जाते, युद्ध का इच्छुक क्या कहलाएगा? युत्सु। और यहाँ नाम क्या है? युद्ध युद्ध युद्ध, तो वैसे ही पहचान जाते। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो 1975 में प्रकाशित, 1975 ईस्वी में
प्रकाशित हुआ ये? कब प्रकाशित हुआ? 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किस किस की कविताएं संकलित थी? संकलित कवि, संकलित कवि कौन कौन थे यहाँ पर? अगर इनकी हम बात कर ले तो एक तो चंद्रमौली उपाध्याय हैं। कौन है? चंद्रमौली उपाध्याय, चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं। एक आपके हैं नीलम, राजीव सक्सेना, नीलम, राजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना। और कौन है? राजीव सक्सेना। शरद आनंद सोनवलकर, शरद आनंद सोनवलकर, शरद आनंद सोनवलकर, शरद आनंद सोनवलकर। एक कौन थे? रामाश्रय कवि का नाम है, क्या है? रामाश्रय। सविता, कौन? सविता। और उमेश, 7 कवि, उमेश। ये इसमें संकलित कवि हैं, ये संकलित कवि हैं। युत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन थे? राम सिंह सलभ, श्री राम सिंह सलभ थे, श्री राम सिंह सलभ। सहज कविता के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रविंद्र भ्रमर हैं। कौन है? रविंद्र भ्रमर हैं। विचार कविता के जो प्रवर्तक थे वो महीप सिंह और नरेंद्र मोहन हैं। महीप सिंह व नरेंद्र मोहन हैं। महीप सिंह और नरेंद्र मोहन हैं। और अ कविता के आपको पता ही है कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश गुप्त नहीं है, वो तो नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। कौन है? जगदीश चतुर्वेदी हैं। कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। तो युद्ध 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 किस कविता आंदोलन से संबंधित काव्य संग्रह है? तो किससे संबंधित है? युत्सावादी। इसके नाम में ही से आप थोड़ा मैच कर लेते कि युत्सु युद्ध का इच्छुक, युद्ध युद्ध युद्ध, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये कविता आंदोलन उनके प्रवर्तक हो गए। ये कब प्रकाशित हुआ? 1975 में। और इसमें जो संकलित कवि हैं वो ये हैं। प्रश्न संख्या 66 देखें, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से ओकार बहुला बोली नहीं है। ओकार बहुला बोली इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी नहीं है? ओकार बहुला बोली इनमें से कौन सी नजर नहीं आ रही है? अवधि, उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला है ये। कैसी है? उदासीन आकार बहुला है। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करवाना चाहूंगा कुछ। एक काम करो, भविष्य में भी अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हम क्या करें फिर? ये तो आपका उत्तर हो गया फिलहाल। देखिए यहाँ पर नंबर 1, ओकार बहुला बोलियां। ओकार बहुला, ओकार बहुला की अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ब्रजभाषा, बुंदेली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सी हो जाएगी? कन्नौजी। कन्नौजी के अलावा आपके मारवाड़ी भी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। और मालवी भी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मालवी। कुमाऊनी भी हो जाएगी। जो इसमें विकल्प में दिए हुए हैं वो तो लिख ही डालो सारे। कौन सी हो जाएगी? कुमाऊनी भी हो जाएगी और गढ़वाली भी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गढ़वाली भी। ये तो कौन सी हो गई? ओकार बहुला हो गई। इसके बाद में आप लिख सकते हैं आकार बहुला, कोरवी और दक्षिणी याद रखें। आकार बहुला, आकार बहुला, कोरवी और दक्षिणी को याद रखें। कोरवी और किसको याद रखें? दक्षिणी को याद रखें आप। कोरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला, अवधि बघेली। उदासीन
आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला में आप किस किस को याद रखें? इसमें आप याद रखें अवधि बघेली को। किसको याद रखें? अवधि बघेली को याद रखें। इकार बहुला में भोजपुरी को याद रखें। इकार बहुला, इकार बहुला में किसको याद रखें? इकार बहुला में याद रखें भोजपुरी को। किसको याद रखें? भोजपुरी को याद रखें। ये याद रखें आप। औकार बहुला ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी मारवाड़ी मालवी कुमाऊनी गढ़वाली। आकार बहुला कोरवी दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला अवधि बघेली। इकार बहुला भोजपुरी। कौन सा शब्द एवं उसकी भाषा सुमिलित नहीं है? खर्च फारसी, हाल अरबी, चकमक तुर्की, कमरा पश्तो। कौन सा शब्द और उसकी भाषा सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर क्या होगा? कमरा पश्तो भाषा का नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली है। तो बिल्कुल यही उत्तर हो जाएगा आपका। उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द है, कौन सा है? उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या कितना है ये? 68। उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द इनमें से कौन सा है? सूक्ति कैसे है भाई? इसमें सु धन अस्ति, सु उपसर्ग है, ठीक है। स्वेच्छा में स्व धन इच्छा है, पढ़ाते समय ये बहुत जोर देकर बताया था। स्व धन क्या है यहाँ पर? इच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पर स्वागत में सुधन आगत है। सुधन क्या है? आगत है। सूक्ति में सुधन उक्ति है। अब बताओ कौन सा है? जो सूक्ति बता रहे थे अब बताओ कौन सा है? अब बताइए। स्वेच्छा, इसमें शुभ उपसर्ग है ही नहीं। अरे बाकी तीन में शुभ उपसर्ग है, स्वेच्छा में स्व धन इच्छा है। थोड़ा सा ये ध्यान रखें। मैंने तो आपको बहुत जोर दे करके बताया था। देखो यहाँ पर सु उपसर्ग वाले बताया था ना, सु उपसर्ग। कितने शब्द लिखवाए थे आपको? स्वस्ति में है सुधन अस्ति, सुधन अस्ति, है कि नहीं? सुक्ति में है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति इसमें है। स्वागत में है स्वागत, सुधन आगत। स्वागत में बिल्कुल हो जाएगा, स्वागत में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और देखें सु उपसर्ग वाले शब्द और बनाओ कोई। इनमें देखिए स्व है, इन सब में कौन सा है? स्व। स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, स्वावलंबन, स्वधन अवलंबन, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, क्या बनेगा? स्वाभिमान। इसमें देखिए स्वधन अभिमान तो क्या बनेगा? स्वाभिमान बनेगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय में स्व धन अधि धन आय, स्व धन अधि धन आय। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस तरह के शब्दों को। आप ये सब आपको करवा रखे हैं, बहुत डिटेल से करवा रखा है। तो यहाँ स्व है, इनमें इधर क्या है? सु है, ये ध्यान रखें। स्वेच्छा, स्वेच्छा में स्व धन इच्छा है। अब देखिए यहाँ एक शब्द और हो सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक तो स्वेच्छा, स्व धन इच्छा, स्व धन इच्छा, स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, स्वेच्छा, यहाँ शब्द अगर मैं आपको ये लिखवा दूं स्वेच्छा, तो सुधन इच्छा, सुधन इच्छा, अच्छी है जो इच्छा, अच्छी है जो इच्छा। अब यहाँ है
इसमें कौन सा है? सु है, और यहाँ स्वेच्छा में नहीं है। स्वेरिणी शब्द को देखिए, इसमें भी नहीं है स्वेरिणी। स्वेरिणी में स्वधन इरिणी है, स्वधन इरिणी है, स्वधन इरिणी। ये गुण स्वर संधि का क्या है? अपवाद है। तो ये देखिए आप, तो ये ध्यान रखें, इनमें सु उपसर्ग है, इधर क्या है? स्व है। तो कंफ्यूज न हो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया आपको यहाँ पर। और भी बहुत सारे शब्द लिखवा रखे हैं पढ़ाते समय। उम्र भर सफर में रहा, किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? उम्र भर सफर में रहा, किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? बताओ देखें। उम्र भर सफर में रहा, हाँ, सुधन इच्छा अच्छी है जो इच्छा, और स्वेच्छा, स्वेच्छा खुद की इच्छा, दोनों अलग अलग शब्द है। उमेश पंत का नहीं है, ये तो लिखवा रखा है यार, असगर वजाहत का है। हाँ, उमेश पंत जी ने भी लिखा तो है, उमेश पंत जी ने लिखा है दूर दुर्गम दुरुस्त, इन्होंने लिखा है दूर दुर्गम दुरुस्त, नहीं लिखवाया था क्या इनका? दूर दुर्गम दुरुस्त लिखवाया था इनका, 2020 में है, 2020 में है। चंद्रकांता ने भी लिखा है, चंद्रकांता का जो था जहां जहां कदम पड़े, जहां जहां कदम पड़े, जहां जहां कदम पड़े, इनका ये था। और ये 2024 में है, लिखवा रखा है आपको मैंने। 2025 तक के समस्त रचनाएं करवा रखी हैं, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, चाहे फीचर हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, आलोचना हो, निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, 2025 तक की समस्त रचनाएं आपको करवा रखी हैं। 2026 की आएंगी जब देखेंगे हम। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने भी लिखा है होना अतिथि कैलाश, होना अतिथि कैलाश, इन्होंने भी लिखा है। कौन सा लिखा है? होना अतिथि कैलाश, 2020 में है। कब है? 2020 में है। तो ये किनका हुआ? उम्र भर सफर में रहा, असगर वजाहत जी का है। यात्रा वृत्तांत जो है वो बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, 2025 तक के आपको लिखवा रखे हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में सूनी बावड़ी और कोठरी किसके प्रतीक है? निराशा के, जनजीवन से कट जाने के, या फिर मन में व्याप्त अंधकार के, कुंठा एवं हीनता के? बताइए। ब्रह्म राक्षस कविता में सूनी बावड़ी और कोठरी किसके प्रतीक हैं? डी गलत, जन जीवन से कट जाने के। इसमें थोड़ा स्पेस देते तो ज्यादा अच्छा रहता, नहीं दिया, कोई बात नहीं। जन जीवन से कट जाने के, तो ये सही उत्तर होगा आपका, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तरी थी और कल भी रहेगी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आपको कम से कम 5 मॉडल पेपर तो करवाऊंगा ही। एक हो चुका कंप्लीट, इसके हमने 40 क्वेश्चन कल देखे थे, 30 आज देख लिए। अब डेली की 70 ही करवाऊंगा, 5 मॉडल पेपर में जरूर करवाऊंगा आपको, और उनके माध्यम से ही देखिए कितना रिवीजन भी हो रहा है। रचनाओं पर अलग से प्रश्नोत्तरी करवा देता हूँ एक, जो पद्य रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं हैं, उन पर एक अलग से बड़ी अच्छी लंबी प्रश्नोत्तरी करवा देता हूँ, और उससे फिर पूरी रचनाओं का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।